मैं प्रिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताने जा रही हूँ। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या होता है? चलिए इसकी परिभाषा को जानते हैं हम। विसर्ग, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है कोष्ठक में, इसे विसर्ग कहते हैं। ये विसर्ग का चिन्ह है। जैसे कोई भी हम अक्षर ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने क लिखा और इसके बगल में हमने डबल डॉट लगा दिया, तो इसी को हम कहते हैं विसर्ग। इसी चिन्ह को हम विसर्ग कहते हैं। तो यही है, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। अब इसके फार्मूला को भी हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक बहुत सरल सा फार्मूला बनाया है जिसे समझकर आप विसर्ग संधि को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा को याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तो देखिए, विसर्ग धन स्वर या व्यंजन बराबर विसर्ग संधि। मतलब ये विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से जब होगा तो क्या बनेगा? हमारा विसर्ग संधि। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि के नियम के बारे में। तो विसर्ग संधि के नियम इसमें क्या है? पहला देखिए, विसर्ग का ओ, र, श, स में परिवर्तन। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें हलंत लगा हुआ है, मतलब ये सभी क्या है? व्यंजन है। इसमें से स्वर निकल चुका है, मतलब स्वर रहित व्यंजन है ये सभी। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखेंगे, ओ, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है यशोगान। तो यशोगान में आप देख रहे हैं ओ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम इसका विच्छेद क्या करेंगे? यशः धन गान। तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग एक व्यंजन से मिल रहा है। हम यहाँ पे ग, ख, घ ये सब नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये एक व्यंजन है। तो ये जो विसर्ग है व्यंजन से मिल रहा है, यहाँ पे हमने दर्शाया है बहुत अच्छे से। तो विसर्ग का ग से जब मेल हो रहा है तो क्या बन जा रहा है? हमारा ओ बन जा रहा है। ये विसर्ग ग से मिलने पर ओ का रूप ले रहा है। तो यही ओ हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, यशोगान हो गया। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं र, मतलब विसर्ग का र में परिवर्तन। जैसे हमने एक शब्द लिया है पुनर्जन्म, तो इसका हमने विच्छेद क्या किया है? पुनः धन जन्म। तो यहाँ पर देखिए, ये जो विसर्ग है, विसर्ग ज से मिल रहा है। ज मतलब एक व्यंजन है। तो व्यंजन से मिलने पर ये जो हमारा विसर्ग है ये किस में हो जाएगा? ये जो र हमने लिखा है, इस र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही जो र है विसर्ग परिवर्तित हो गया इस र में, और ये जो ज है हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पुनर्जन्म हो गया है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, विसर्ग का श में परिवर्तन। ये जो श है इसमें परिवर्तन। जैसे हमने एक शब्द लिखा है निश्चय। निश्चय का विच्छेद हम क्या करेंगे? जिस तरह से यहाँ पे हम कर रहे थे, पहले हम शब्द लेते थे, विच्छेद करते थे। तो इसी तरह से विच्छेद को सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हमने इसका संधि किया है। और सभी में हम देखते थे कि कैसे हमने विच्छेद किया, लेकिन इसमें हम देखेंगे हमने संधि कैसे किया है। ऐसे क्या होगा? ऐसे हम दोनों तरह से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द हमें मिला नि और दूसरा चय। तो जब ये विसर्ग है और च, इससे जब ये मिलेगा एक व्यंजन से, तो किसका रूप लेगा? श का। अगर आप ये सोचेंगे कि व्यंजन से मिलने पर र भी बन सकता है, श भी बन सकता है, और ये वाला भी श बन सकता है, तो यहाँ पे ठीक है, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो च से मिलेगा, चय तो रहेगा। इस अगर हम लिखेंगे, इसे संधि करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे लिखा निश्चय, तो क्या हमारा ये सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि निश्चय जो होता है श में हमेशा छोटा श होता है, निश्चय जैसे हम लिखते हैं। तो ये देखिए, सॉरी, बड़ा स होता है, तो हम यहाँ पे निश्चय को इस तरह से लिखते हैं। तो ये हुआ ना हमारा विसर्ग का श में परिवर्तन, ये श में परिवर्तन। तो अब हम जानते हैं चौथा पॉइंट, श का परिवर्तन, विसर्ग का श में परिवर्तन। जैसे हम एक शब्द लिखा है निष्काम, तो इसका हम विच्छेद क्या करेंगे? निह धन काम। अब आप समझ सकते हैं, जब ये विसर्ग क से मिलेगा तो हमारा क्या परिवर्तन होगा? श में। तो जब निष्काम हो जाएगा तो हम समझ सकते हैं कि निष्काम में कौन सा स लगेगा? ये वाला श हम लिखेंगे। तो इस तरह से विसर्ग का परिवर्तन ये श में हो गया, इसे मूर्धन्य श कहते हैं। पांचवा पॉइंट है
विसर्ग का समय परिवर्तन, मतलब छोटे समय परिवर्तन। हमने एक शब्द लिया है नमस्ते, ये तो अगर विसर्ग का समय परिवर्तन पढ़ते हैं तो ये तो सभी जानते हैं और बहुत सरल सा ये उदाहरण है विसर्ग संधि को समझने के लिए, मतलब स का परिवर्तन समझने के लिए, स में परिवर्तन समझने के लिए। तो इसका हम विच्छेद करते हैं नमः धन ते। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, विसर्ग का मेल किया है त से, तो क्या बन गया है, नमः धन ते बराबर नमस्ते। तो विसर्ग धन त बराबर इस विसर्ग का स में परिवर्तन हो गया है। अब ये मत सोचिएगा कि ये त गायब हो जाएगा, ये त गायब नहीं होगा, ये विसर्ग स में बन जाएगा और ये त यहाँ पे रहेगा ही। तो इस त को हमने आधा स त यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। ओके, तो हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में, मतलब विसर्ग संधि का ये जो नियम है, तो इसमें हम पढ़ेंगे विसर्ग का लोप होना। तो देखिए विसर्ग का लोप होना, जैसे निह धन रोग बराबर निरोग। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया, लेकिन और कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने निह में छोटी ई की मात्रा लगाया हुआ है, छोटा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। और यहाँ पे रोग, जब ये मिला तो यहाँ पे दीर्घ स्वर कैसे बन गया, मतलब न में बड़ी की मात्रा कैसे लग गया। देखिए हमने क्वेश्चन मार्क के द्वारा बताया यहाँ पे कैसे हो गया, ये ह्रस्व का दीर्घ स्वर कैसे हुआ, तो जानते हैं इसको पॉइंट के थ्रू। विसर्ग का र से मेल होने पर और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, मतलब ये विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पे नीरस, इसका हमने क्या किया है विच्छेद, निह धन रस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे विसर्ग का रस से हमने मेल किया है, तो इस नी का क्या हो गया, यहाँ पे बड़ी नी होगी, बड़ी की मात्रा हो गया है ना। चलिए अब इसको हम फार्मूला के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए हमने एक सूत्र बनाया, फार्मूला बनाया है, विसर्ग धन र बराबर विसर्ग का लोप तथा ह्रस्व का दीर्घ। ह्रस्व का दीर्घ मतलब ह्रस्व स्वर का दीर्घ, इतना तो समझ सकते हैं आप। तो एक अगर इस फॉर्मूला को हम याद कर लेते हैं तो हमें ये याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बहुत सरल सा है ये फॉर्मूला, विसर्ग धन र बराबर विसर्ग का लोप तथा ह्रस्व का दीर्घ। मतलब जब विसर्ग र से मिलेगा तो जो हमारा विसर्ग होगा वो हमारा गायब हो जाएगा, लोप मतलब गायब होना, गायब हो जाएगा, और जो ह्रस्व स्वर रहेगा वो ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख चुके हैं और पहले ही मैंने इसको बताया आपको। तो चलिए हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट में। विसर्ग के पहले अ, धन, क या प बराबर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। मतलब विसर्ग के पहले यदि अ आए और उसके बाद विसर्ग के पहले यदि अ आए और उसका मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण का हमने विच्छेद किया है, अंतः धन करण। तो हम यहाँ पे देखिए विसर्ग का मेल किससे कर रहे हैं, क से कर रहे हैं। यहाँ पे है विसर्ग का मेल क से हुआ है ना, और यहाँ पे ये भी है कि विसर्ग से पहले अ आए। तो यहाँ पर देखिए अ कहाँ आया हुआ है, हम इस अ को नहीं देखेंगे बल्कि अंतः, त के बाद अ आ रहा है, उसके बाद ह आ रहा है, मतलब विसर्ग अंतः, अंतः। तो इस विसर्ग से पहले भी अ आया हुआ है, यहाँ पे विसर्ग से पहले अ हमारे यहाँ पे छुपा हुआ है और इसका मेल क से हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिए हमारा हो गया है अंतःकरण, मतलब विसर्ग को हम वैसे ही लिख देते हैं, विसर्ग को ना ही गायब करेंगे और ना ही किसी चीज में इसको बदलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है प्रातः काल। प्रातः काल का विच्छेद क्या होगा, प्रातः धन काल, क्योंकि त के बाद और विसर्ग के पहले अ आ रहा है, तो यही विसर्ग से पहले अ आए उसका मेल क से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए विसर्ग का विसर्ग ही रह गया है, हमने लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पयः पान, ये तो क से हमने देखा था और प से भी मेल है। जैसे पयः धन पान। अब देखिए य के बाद और विसर्ग से पहले, मतलब इस बीच में जो फासला है यहाँ पे हमारा क्या आया हुआ है, अ धन प। तो विसर्ग से पहले यदि अ आए तो
क्या होता है और उसका मेल प से होता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब नो चेंज, परिवर्तन नहीं। जैसे का तैसा रहेगा, पयः पान का हम पयः पानी लिखेंगे। धन्यवाद।